अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर ये सामने स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं स्टॉक्स नंबर, जिसको मैं स्टॉक्स नंबर दे देता हूं एक्स और इसको मैं वाई, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टॉक्स ज़्यादा महंगा है? यहाँ पे इस स्टॉक की प्राइस आ रही है और यहाँ पे इस स्टॉक की प्राइस। आप बोलोगे ओब्वियसली ये स्टॉक ज़्यादा महंगा है और ये सस्ता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्टॉक सस्ता है अपनी जो प्राइस है उससे, और ये जो स्टॉक्स है ये महंगा है। इसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड, इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को आज समझेंगे, बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी को यूज़ करके और अपने जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, या फिर कहें तो आप स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए, एक रीज़न होता है, एक मंथ के अंदर आपको ट्रेड करने के लिए वीक कितने मिलते हैं? 4 वीक, ठीक है। 4 वीक के अंदर, एक वीक के अंदर दिन कितने होते हैं? 5 डेज होते हैं। एक्स्ट्रा जो है हॉलीडेज वगैरह उनको निकाल दो, फिर भी अगर एवरेज लेके चले 5 डेज होते हैं एक वीक के में, ठीक है। तो एक मंथ में अपने पास कितने दिन आ जाते हैं? 20 दिन आ जाते हैं। 20 दिन के अंदर 5 5 डे के अपने पास 4 वीक होते हैं। तो अगर आप ये भी एक कैलकुलेशन लेके चलो कि मैं स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड करूंगा, पर वीक मेरे को केवल 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है, मार्केट से। तो आपके पास मंथ के एंड के अंदर अगर नॉर्मल से इक्वेशन लेके चलो कि मेरे को 5,000 रुपये वीक में चाहिए, ठीक है, तो आपको मंथ एंड में आपके पास 20,000 रुपये होते हैं। इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप, जैसे काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी बता दो जिससे स्विंग ट्रेड हम इजीली कर पाए या फिर पोजिशनल ट्रेड इजीली कर पाए। हमें कॉल पुट वाली झंझट चाहिए ही नहीं, हम इजीली ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है। और मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रेटजी काम करना बंद नहीं होगी। मार्केट के अंदर आपको कुछ अपनी एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जिससे आप काम कर पाओ, क्योंकि सेम सेम चीज़ फॉलो करके नहीं चल सकता काम। तो अब इस स्ट्रेटजी को देखिए और समझिए। मैं आपको क्या बता रहा था कि इस स्टॉक की प्राइस चल रही है 1702 रुपये और इस स्टॉक की प्राइस चल रही है 136 रुपये। तो ये स्टॉक सस्ता कैसे हो गया? देखो, ये स्टॉक्स की जैसे फंडामेंटल होते हैं ना, मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं, इस स्टॉक्स के फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी इस स्टॉक के फंडामेंटल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए ये अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से भी इतने ज़्यादा प्राइस के ऊपर चला गया, जबकि ये अभी तक उतनी प्राइस पे गया नहीं। अभी इसके अंदर पोटेंशियल है, तो इसलिए ये अभी सस्ता है, अपनी पोटेंशियल से कम है ये। तो इसलिए इसको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बोलते हैं और अपने को इन्हीं को ही पकड़ना है। आप इनको कैसे पकड़ सकते हो? एक सिंपल फॉर्मूला होता है इनका, वो क्या है? तो दोस्तों, अब अपन ऐसे स्टॉक्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए उसके लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए होगा। वो होता है जैसे पी रेशियो, ठीक है। पी रेशियो क्या होता है? ये हर स्टॉक्स में मिलता है, जिसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। ये अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने के लिए जो अपनी स्टॉक्स की प्राइस होती है, जो करंट प्राइस स्टॉक्स की चलती रहती है, उसको डिवाइड कर देंगे अपन इस चीज से, ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर अपन पी रेशियो निकालने के लिए, मान लो स्टॉक्स की प्राइस, जैसे अभी मैंने आपको एक स्टॉक्स दिखाया, उसकी प्राइस अभी करंट चल रही है 136 रुपये। अगर अपन उसकी जो अर्निंग पर शेयर की जो प्राइस है उसको अगर डिवाइड कर दें 136 से, तो अपने पास आ जाएगा पी रेशियो। पी रेशियो दिखाने के लिए अब देखिए, अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं अपन। ये आपने फॉर्मूला समझ लिया, अपन प्रैक्टिकल में समझेंगे अब। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कोई भी स्टॉक्स या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, मैं केवल आपको लर्निंग पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो स्टॉक्स लिया है वो लिया है एनएफएल, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर। इसकी करंट प्राइस 137 रुपये चल रही है। पी रेशियो चल रहा है इसका 44.7, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर अपन दिखाते हैं कि अपन पी रेशियो को किस तरीके से निकालेंगे और उसके बाद इसका कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये स्टॉक्स वास्तव में काम के लायक है या नहीं, या और बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलने का कारण क्या है? देखिए, ये सिंपल इसी तरीके से होते हैं कि अगर आप मान लो अ, आप कोई पेन लेने जाते हैं या फिर कोई नोटबुक लेने जाते हैं, अगर एक पेन की प्राइस चल रही है 10 रुपये, ठीक है। अगर आपको वो दुकानदार उस पेन की कीमत आपको बताता है 50 रुपये, तो आप बोलोगे सिंपल, भाई इस पेन की कीमत 10 रुपये है, आप मेरे को 50 रुपये में क्यों दे रहे हो? ये बहुत ज़्यादा महंगा है और ये आप गलत कर रहे हो, इतना ज़्यादा मैं नहीं खरीदूंगा। तो सिमिलर यही प्राइस हो जाती है स्टॉक्स के अंदर। प्राइस होनी चाहिए उसकी 10 रुपये, लेकिन हो कितनी रही है? 50 रुपये।
मतलब ये बहुत गलत चल रहा है, और आप 50 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। फिर उसके बाद वो गिर जाता है स्टॉक्स, आपका लॉस हो जाता है। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। अब आप बिल्कुल सही स्टॉक्स खरीदोगे। अब मान लो अब आप इस तरीके से खरीदोगे कि पेन की कीमत है 10 रुपए, लेकिन वो मिल 5 रुपए में रहा है। आप लगे यार इसकी कीमत 10 रुपए होनी चाहिए, 5 रुपए में क्यों मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे पेन खरीद लेता हूँ सबसे ज्यादा। मान लो मैं 5 रुपए के 50 पेन खरीद लूंगा, जब इसकी प्राइस 10 रुपए हो जाएगी तब मैं इसको सेल कर दूंगा, तो प्रॉफिट जो मेरा होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया पी रेशो ये चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें डाउन साइड में आते हैं। अगर डाउन साइड में आएंगे, देखिए स्टॉक्स में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है एनएफएल के अंदर। अगर डाउन साइड में आएंगे तो यहाँ पे अपने को क्वार्टर्स समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए क्वार्टर्स लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ मिलेगी ईपीएस। ठीक है, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे इसके अंदर अगर मार्च 24 में जाएंगे, देखो ये स्किनर है, आप इस पे जाके अगर गूगल पे सर्च करोगे तो ये आपको साइट मिल जाएगी। यहाँ पे जाएंगे तो इसका करंट अपने को मिलेगा ये यहाँ पे। ठीक है, ये है इसका ईपीएस। तो अब अपने को क्या करना है, स्टॉक्स की प्राइस कितनी चल रही है 137 रुपए। अब ईपीएस कितना है इसका 4.23। अब अपने को पी रेशो इसका मिल जाएगा। ठीक है, पी निकालना है, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या कितना रिजल्ट आएगा। अब मैं आपके लिए कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ, और इसका क्या चल रहा है 4.23। तो अपने पास क्या निकल के आ गया। अब इसका जो मैक्स जो पी है, अब आपको समझ में आ रहा है, इसका मैक्स पी है वो इतना होना चाहिए 32.38। ठीक है, 32.38 इतना पी इसका मैक्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसकी कीमत। अब इसका पी कितना चल रहा है करंट। अब इसका पी आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं इसको ऊपर की साइड के अंदर शिफ्ट करूँ तब आपको आएगा समझ में। अब देखिए इसका पी होना चाहिए मैक्सिमम इतना, लेकिन इसका पी चल कितना रहा है इतना, तो इसका मतलब ये अपने पी से ज़्यादा चल रहा है, तो ये ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, ये इसके अंदर गिरावट हो सकती है। तो इसलिए इसको बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं लेनी चाहिए अपने को, या फिर किसी से भी अगर अपन एनालिसिस करके खुद से भी अगर ट्रेड करते हैं तो इसके अंदर अपने को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब मैं आपको एक स्टॉक्स का और एग्जांपल देता हूं। अब अपने पास एक स्टॉक आ जाता है ये कोरमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इसकी प्राइस कितनी चल रही है 1694 रुपये चल रही है। ठीक है, पी रेशो कितना है इसका 134.4। ठीक है, अब अपने को इसका पी रेशो देखना है कैलकुलेट करके कि क्या इसका पी रेशो सही है या नहीं है। अब इसको थोड़ा डाउन साइड में चलते हैं। अब देखिए स्टॉक्स में क्या ये बिल्कुल एकदम मतलब सब कुछ ग्रीन में आ रहा है, सब अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें एक भी नहीं है इसके अंदर। ये इसके फंडामेंटल में ऑलरेडी ये बोल रहा है ये इसके अंदर, लेकिन ठीक है अपने को तो अपने हिसाब से जो काम है वो करना है। अब देखिए इसका जो ईपीएस है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 10.56, ये यहाँ पे इसका ईपीएस आ रहा है, और इसकी प्राइस कितनी चल रही है 1692। ठीक है, 1692 इसकी प्राइस चल रही है। अब अपन करेंगे इसका कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 1692 डिवाइड कर देंगे अपन 10.656। ठीक है, और ये आ गया अपने पास पी रेशो। अब इसको ऊपर की साइड में एक्सटेंड करते हैं। अब एक चीज बताइए, इसका मैक्स पी, इसका पीई कितना होना चाहिए इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। इसका पीई होना चाहिए 160.22। ठीक है, और इसका पी कितना चल रहा है, मतलब ये कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। ये स्टॉक कितना है, अब आप समझ सकते हो। इसकी प्राइस इसके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी प्राइस और भी ज़्यादा होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, तो मतलब आने वाले फ्यूचर के अंदर ये ग्रोथ करेगा। यहाँ पे पी रेशियो यही बोल रहा है, अगर पी से ज़्यादा पी अगर करंट पी से ज़्यादा चल रहा है तो वो रिस्की है यहाँ पे। अब आप समझिए, आप मेरे कहने का मतलब समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। यही होता है, आपको सही स्टॉक्स पता होना चाहिए। अब देखिए अपन ने देख लिया कि अंडर वैल्यूड है, इसकी प्राइस बढ़ सकती है आगे चल के, तो अब अपन इसके चार्ट पे चलेंगे। अपने को इसी तरीके से करना है। अब देखिए इसको अपन रिमूव कर देते हैं इन दोनों चीज़ों को। अब इसके चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए स्टॉक्स का। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने हैं स्टॉक्स। काफ़ी स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सभी स्टॉक्स के चार्ट देखने हैं डेली टाइम फ्रेम पे।
जिन जिन स्टॉक्स के चार्ट के अंदर अच्छी पोजीशन, मतलब अच्छा एक सिचुएशन बनी होगी जिसके अंदर एक ब्रेकआउट सिचुएशन होगी या फिर कोई ट्रायंगल या कुछ भी अगर बन रहा होगा, तो उन स्टॉक्स के अपन जाके फंडामेंटल चेक करेंगे, क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, किस तरीके से है वो स्टॉक्स। अगर वो अच्छे हैं तो उसके बाद अपने को क्या करना है, जैसे ये अपने के पास ये कोर मंडल है, ठीक है, अब इसको अपने को क्या करना है, अपने को मिल गया कि यार ये अंडर वैल्यूड है, इसकी प्राइस बढ़ सकती है अभी, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को करना है कि अब इसका चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखो अपने को एक बहुत अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में ये इस तरीके की एक सिचुएशन बनाई है इसने, और फिलहाल इसने ब्रेकआउट बस किया ही है। अब यहाँ से ब्रेकआउट करके अच्छा मूवमेंट अप साइड में कर सकता है। यहाँ से मिल गया, क्यों? क्योंकि एक तो इसका जो चार्ट है वो अच्छा बना हुआ है, सेकंड इसके फंडामेंटल एकदम बेस्ट है, तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे बेस्ट हो गई। अब अपने पास देखो, अब इसके वीकली टाइम फ्रेम भी एक बार देख लेते हैं, क्या वीकली टाइम फ्रेम में सही है ये? ठीक है, वीकली में भी अच्छा दिखाई दे रहा है, वीकली में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कैसे? यहाँ पे देखो एक ही कैंडल के अंदर काफी टाइम से होल्ड किया था इसने, इनसाइड कैंडल ने, फिलहाल इसने ब्रेक किया है, तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से दिखाई दे सकता है इसके अंदर भी। तो बस यही चीज है आपको। अब मैंने आपको क्या क्या सिखाया, क्या आपको कुछ समझ में आया? मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, अब इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया कि आपको अपनी वॉच लिस्ट में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आपको स्टॉक्स ऐड कर लेने, उस स्टॉक्स के चार्ट ओपन कर लें डेली टाइम फ्रेम में, और देखना है कि किसी के अंदर क्या कुछ पैटर्न बने हुए हैं। जिन स्टॉक्स के अंदर पैटर्न बने हुए हैं अच्छे, जो एक शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छी मूवमेंट कर सकते हैं, उनके अपने को उनको टिक कर लेना है, ठीक है। फिर उन स्टॉक्स के अंदर जैसे 3 स्टॉक्स आ गए, उन तीनों स्टॉक्स में जाके अपने को स्किनर पे चले जाना है और अपने को उनके फंडामेंटल देखने हैं। फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट अपने को देखना है पी, क्या पी उनका, पी में क्या करना है, उस स्टॉक्स की करंट प्राइस अपने को ले लेनी है, उसके बाद उसका जो ईपीएस है उसको अपने को ले लेना है। अब अगर उसका पी करंट मान लो अच्छा आ रहा है, उसका पी आ रहा है मान लो 150 आ रहा है, और उसका करंट पी चल रहा है 90, तो अब हमने को क्या करना है कि यार इसका पी 150 तक जा सकता है। अगर 150 तक जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसे नहीं है, लेकिन 150 तक जा सकता है, तो इसका मतलब इसकी स्टॉक्स की प्राइस आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी उसकी प्राइस तो अपने को अभी खरीद लेना चाहिए वो स्टॉक्स। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो जो 3 स्टॉक्स आपके निकल के आए उनमें से कोई एक स्टॉक्स निकल के आएगा, एक स्टॉक आएगा, वो एक स्टॉक में ही आपको एंट्री लेनी है, स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के अंदर। तो फिर आपका इस तरीके से एक ट्रेड बनेगा, और आप ऐसा कर सकते हो, मान लो आपने सैटरडे और संडे, ठीक है, इन दोनों दिन आपने एनालिसिस किया और आपने स्टॉक निकाल लिया। मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो मान लो आपने वो स्टॉक जैसे ब्रेकआउट कर रहा है, मान लो आपने 2-3 स्टॉक्स निकाल लिए ऐसे, उसके बाद उन दो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक दिन के अंदर ही दोनों स्टॉक या तीनों स्टॉक्स ब्रेकआउट कर जाएंगे, कोई एक स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, उसके अंदर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब आपको 5 से 6 दिन वो होल्ड करना है। अब उसमें क्या होगा कि ये 5 से 6 दिन के अंदर ही अगर अच्छा मूवमेंट दे दे, अगर आपका टारगेट हिट हो जाए, तो आप उसमें से एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। अब क्या हो सकता है, फिर वापस से सैटरडे संडे आ जाएगा, फिर वापस से आपको एनालिसिस करना है, और वापस से नेक्स्ट मंडे को फिर आपको इस तरीके से बाय करना है। तो आप इस तरीके से एक साइकिल चला सकते हो। तो अब इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉल पुट वाली जो आदत है वो भी छूट जाएगी, और आप एक डिसिप्लिन में ट्रेड भी करोगे, स्टॉप लॉस भी एकदम सही रहेगा, पैनिक भी नहीं रहेगा, बाय सेल बार बार करने की आदत भी छूट जाएगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, जो आपकी सबसे ज़्यादा ऐसी तैसी करता है मार्केट के अंदर, उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो वहां पे। तो आपका प्रॉफिटेबल आप ऐसे ही आ जाओगे एक अच्छी कैटेगरी के अंदर। तो आप कई बेनिफिट है इस चीज़ के। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ के अंदर काम कर सकते हो। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से और नहीं समझा सकता। होप है कि आपको समझ में आया होगा, और फीडबैक जरूर देना अपना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।